नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीत एजुकेशन पॉइंट पर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आज राजस्थान में जो स्थापत्य और शिल्प के विविध आयाम के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। मित्रों, आप अपने इस चैनल पर अभी तक नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना। अपने इस चैनल पर आप लोगों को पता होगा जो कि आरबीएससी की क्लास 10th की जो राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति की जो बुक है वो अपने इस चैनल पर है जो करवाई जा रही है। तो उसके काफ़ी सारे वीडियोज़ है वो अपने इस चैनल पर है जो अपलोड किए जा चुके हैं और अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर के है जो देख सकते हैं। आपको ये बुक है जो काफ़ी हद तक है जो किसी भी एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होती है। इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस है वो एग्ज़ाम में सीधे के सीधे पूछे जाते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है मित्रों कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने मित्रों के साथ में इसको शेयर ज़रूर करें। अपना ये यूट्यूब चैनल है, ये मैंने थोड़ा दिन पहले शुरू किया था और अभी इसमें है जो धीरे धीरे सब्सक्राइबर है वो बढ़ रहे हैं। तो आप लोगों के प्यार से ही ऐसा हो पा रहा है। तो अगर आप लोग अपने इस चैनल पर प्यार बनाए रखते हैं तो अपना ये चैनल है जो धीरे धीरे आगे बढ़ पाएगा। और जो भी मेरा ये वीडियो देखेगा उससे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने मित्रों के साथ इसको है जो शेयर अवश्य करें। और ये बुक है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक मानी जाती है और इसके बहुत सारे वीडियो है वो अपने इस चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। तो आप वो वीडियोस भी है जो चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। और करते हैं शुरुआत वीडियो की, जो कि आज है राजस्थान में जो स्थापत्य एवं जो शिल्प के विविध आयाम हैं उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। हालांकि अपने पास मित्रों अभी तक कोई ऐसा जो कि ऐप नहीं है या फिर कोई कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है जिससे कि मैं वीडियो को एडिट कर पाऊँ और एक अच्छी तरीके से है जो वीडियो बना पाऊँ, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ मैं ये मोबाइल से ही वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ। तो आप लोगों के प्यार और स्नेह से अपना चैनल है जो धीरे धीरे आगे बढ़ पा रहा है। और आप लोगों को अगर क्वालिटी में थोड़ा सा अगर कहीं गड़बड़ है तो आप लोग 360 की क्वालिटी है जो करके देख सकते हैं, उसमें वीडियोज़ है वो काफ़ी साफ दिख पाएगा। हालांकि मेरे पास लैपटॉप या कंप्यूटर कुछ नहीं है, इसलिए मैं वीडियो को है जो अच्छी तरीके से एडिट नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए है जो अपना ये चैनल धीरे धीरे है जो आगे बढ़ पा रहा है और आप लोगों के प्यार और जो क्या कहते हैं स्नेह है उससे ये चैनल है जो आगे बढ़ पाएगा। तो करते हैं शुरुआत वीडियो की। मानव संस्कृति के इतिहास में स्थापत्य का अपना अलग स्थान है। स्थापत्य एक ऐसी श्रृंखला है जो सदियों की बिखरी हुई कड़ियों को जोड़कर देश और समाज की वास्तविक सांस्कृतिक तस्वीर को प्रस्तुत करती हैं। प्राक व आदि इतिहास की संस्कृतियों के ज्ञान हेतु स्थापत्य की भूमिका अतुलनीय है। क्या है? अतुलनीय है ये। और किसी भी देश की प्रगति का समुचित अध्ययन बिना स्थापत्य की विविध परतों तथा खंडहरों के अध्ययन के नहीं हो सकता। आप लोगों को पता होगा मित्रों, जो भी अपनी जो स्थापत्य हैं, जो किले हैं, स्मारक हैं, जो पुराने समय के जो बने हुए हैं वो हमारे देश की है जो एक सांस्कृतिक धरोहर मानी जाती हैं। आगे हैं, यदि हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की विशेष भौगोलिक स्थिति ने यहाँ के स्थापत्य को प्रभावित किया है। नगर, महल, परकोटे, किले या जलाशयों के निर्माण में उपयोगिता के साथ मजबूती का पूरा ध्यान रखा गया है। तो यहाँ पर है जो क्या है, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति ही एक ऐसी स्थिति है जिसमें कि एक अपना जो स्थापत्य है वो काफ़ी हद तक है जो सुदृढ़ हो पाया है। और यहाँ पर नगर है, महल है, प्रकोटे है, किले या जलाशयों के जो निर्माण है उसमें है जो उपयोगिता के साथ मजबूती का यहाँ पर पूरा ध्यान रखा गया है। आगे है नगर विन्यास एवं भवन शिल्प। हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा और सौंथी में खुदाई से ऐसे अनेक प्रमाण मिले हैं जिनसे ज्ञात होता है कि ऋग्वैदिक काल से कई सदियों पूर्व सरस्वती और दृष्टद्योति नदियों के किनारे पर बसे नगरों की नगर योजना एवं भवन निर्माण उच्च स्तरीय था। ईंटों से बने भवन, सड़कें, नालियाँ, गोल कुएं और वेदियाँ आदि है जो इस बात को है जो प्रमाणित करती हैं। और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में आहड़, गिलुंड आदि सांस्कृतिक के केंद्र रहे हैं, जो कि मकानों में खिड़कियां, दरवाजे, बरामदे, खुले चौक आवास को है जो पूर्णता प्रदान करते थे, जो यहाँ की समृद्ध अवस्था पर प्रकाश डालते हैं। अनाज पीसने के पत्थर, तांबे की चादरें आदि आहड़ की कृषि तथा व्यवसाय प्रधान बस्ती की ओर संकेत करते हैं। तो पुराने टाइम में ये संस्कृति हुआ करती थी अपने यहाँ पे, जो कि आहड़, गिलुंड है, ये संस्कृति है जो हुआ करती थी। और अनाज पीसने के पत्थर, तांबे की चादरें आदि आहड़ की कृषि तथा व्यवसाय प्रधान बस्ती की ओर संकेत करते हैं। पौराणिक सभ्यता के युग में राजस्थान के कई सांस्कृतिक केंद्रों का ज्ञान होता है, जिनमें पुष्कर, मरुधन्व, जांगल, मत्स्य, साल्व, मरुकांतार आदि है जो प्रमुख स्थान माने जाते हैं। आगे हैं महाभारत काल में विराटनगर
जो कि अभी बराट नाम से जाना जाता है जयपुर में। पुष्कर आदि नगरों का है जो वर्णन आता है कहाँ पे, महाभारत के जो उस समय जो इतिहास है वहाँ पर इसका नाम उल्लेख आता है, जो स्थापत्य एवं रक्षा की दृष्टि से नगर योजना की समृद्ध कहानी कहते हैं। मौर्य काल से लेकर उत्तर गुप्त काल में भारतीय स्थापत्य की भांति राजस्थान में भी स्थापत्य के एक विशेष रूप का विकास हुआ है, और इस काल की कला केवल राजकीय प्रश्रय में ही नहीं पलती थी वरन आम जन के मध्य भी प्रचलित थी। विराटनगर जो कि जयपुर अशोक के कालीन सभ्यता का एक अच्छा उदाहरण माना जाता है। यहाँ पर अशोक के अभिलेख भी प्राप्त हुआ है, जो भाब्रू शिलालेख। यहाँ के भग्नावशेषों में स्तंभलेख और बौद्ध विहार के खंडहर प्रमुख हैं। मौर्य काल में बेड़स नदी के किनारे मध्यमिका जो चित्तौड़ के पास, जिसे आजकल नगरी कहते हैं, कि भव्य नगर योजना इस बात की साक्षी है कि 3री सदी ईसा पूर्व से 6ठी सदी तक यह भव्य नगर रहा है। मित्रों, इस वीडियो में ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनेंगे क्योंकि आगे है जो दुर्ग और स्थापत्य जो है वो इस वीडियो के अंतर्गत आने वाले हैं। तो आप लोग ज़रूर अपने इस वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। आगे है अपना क्या, वरन आमजन के मध्य प्रचलित थी। विराटनगर जयपुर अशोककालीन सभ्यता का एक अच्छा उदाहरण है। यार भग्नावशेषों में स्तंभलेख और बौद्ध विहार के खंडहर प्रमुख है। मौर्य काल में बेड़स नदी के किनारे मध्यमिका जो अभी चित्तौड़ के पास, जिसे आजकल अर्जुन क्या कहते हैं, नगरी कहते हैं, कि भव्य नगर योजना की बात की साक्षी है, और 3री सदी ईसा पूर्व से 6ठी सदी तक है जो ये भव्य नगर रहा था। आगे है गुप्तोत्तर काल में मैनाल, अमझेरा, डबोक तथा भरतपुर के आसपास का क्षेत्र नगरीय वैभव की साक्षी है। बावड़ियाँ, कुंड, मंदिर, सड़कें, नालियाँ तथा रिहायशी मकानों का संतुलित निर्माण इन है जो खंडहरों तथा उपलब्ध पुरातात्विक सामग्री में आसानी से दिखाई पड़ता है। और 7वीं से 13वीं सदी तक का काल राजस्थान में स्थापत्य की दृष्टि से है जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, और राजपूत संस्कृति के उदय के कारण वीरता एवं रक्षा के प्रतीक किले एवं धार्मिक प्रवृत्ति के प्रतीक मंदिर है जो बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं? मंदिर और किले है जो बनवाए गए हैं। और राजपूत काल में जहाँ जहाँ राजधानियाँ बनी वहाँ नगर नियोजन है जो विशिष्ट रहा है। क्या है? जो भी राजधानियाँ बनी थी जिस भी क्षेत्र में, वो है जो एक विशिष्ट उस नगर की योजना है जो बनाई गई, और नगर की रक्षा एवं सुविधा की दृष्टि से जो स्थान चुना जाता था वह महत्वपूर्ण स्थल होता था। इसी दृष्टि से भीनमाल, चित्तौड़, मंडूर, ओसिया, रणथंभौर, झालरापाटन, राजौरगढ़, आमेर जैसे स्थानों को राजधानी नगर बनाने हेतु चुना गया। आगे चलकर देसी राजाओं ने अपनी अपनी राजधानियों के लिए जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, उदयपुर, बूंदी, कोटा, जयपुर जैसे नगरों की स्थापना की, और उन्हें परिपूर्ण नगर के रूप में है जो विकसित किया। उदाहरण के लिए हम जयपुर को देखें तो महान शिल्पकार कौन, जो महान शिल्पकार थे विद्याधर ने है जो जयपुर, कौन? विद्याधर ने जयपुर शहर को 9 वर्गों के सिद्धांत पर बसाया था। सुव्यवस्थित रूप से बसे जयपुर के निर्माण में चौड़ी और सीधी सड़कों एवं रास्तों की व्यवस्था है जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण रही है, और शहर के दोनों सिरों पर 2 चौपड़ अर्थात छोटी और बड़ी चौपड़ हैं, जिनमें बीच में फवारे तथा चौड़ी सड़क के दोनों ओर बाजार बने हुए हैं। शहर से निकास के लिए सूरज पोल, चांद पोल, घाट गेट, सांगानेरी गेट, अजमेरी गेट, जोरावर सिंह गेट आदि है जो महत्वपूर्ण दरवाजे माने जाते हैं। सवाई जयसिंह की कल्पना को साकार करने के लिए जयपुर शहर की नींव नवंबर 1726 में राजगुरु पंडित जगन्नाथ सम्राट द्वारा रखी गई थी, और आगे चलकर तो पूरी राजस्थान के नगर नियोजन को जयपुर के स्थापत्य ने प्रभावित किया था। 12वीं सदी में जैसलमेर का निर्माण जंगल की निकटता और पानी की सुविधा को ध्यान में रखकर है जो किया गया, और समूची योजना जनजीवन और व्यापार की समृद्धि के हित में थी। चौहानों के समय में अजमेर की गिनती है जो समृद्ध नगरों में की जाती थी। कौन सा? अजमेर नगर है वो एक समृद्ध नगर हुआ करता था चौहानों के काल में। पृथ्वीराज विजय काव्य में अजमेर की तुलना इंद्रपुरी से की गई है। किससे की गई है? इंद्रपुरी से। बूंदी के स्थापत्य में तथा उसके बसाने में जल की प्रचुरता का बड़ा हाथ रहा है। जोधपुर और बीकानेर की बसावट में गढ़ निर्माण, परकोटे, भवन निर्माण आदि है जो भौगोलिक परिस्थितियों से संबंधित है। बीकानेर में समतल भूमि में पैसे के अनुसार नगर के भाग बनाए गए तथा हाटों और बाजारों को व्यापारिक सुविधा के अनुकूल बनवाया गया। उदयपुर को झील के किनारे घाटियों के अनुकूल है जो पेश के अनुसार मोहल्लों में बांटा गया। नगरों के स्थापत्य से गांवों का स्थापत्य भिन्न रहा है, और पहाड़ी इलाके के गांव पहाड़ी ढलान और कुछ ऊंचाई लिए हुए हैं, और जैसे केलवाड़ा है, सराड़ा है आदि।
और पहाड़ों और घने जंगलों में आदिवासियों की बस्तियों छोटी छोटी टेकरियों पर 2-4 झोंपड़ियों के रूप में बसी मिलती हैं। रेगिस्तानी गांवों को पानी की सुविधा को ध्यान में रखकर बचाया जाता है, इसलिए बीकानेर और जैसलमेर के गांवों के आगे सर अर्थात जलाशय का प्रयोग अधिकतर पाया जाता है, जैसे बीरासर है, जैतसर है, उदासर है। इस प्रकार ये सर है जो अधिक नामों से पुकारे जाते हैं। मित्रों, आपको पता होगा अपने इस चैनल पर है जो आरबीएससी की क्लास 10 की ये बुक है जो कंप्लीट करवाई जाएगी, तो आप लोग ज़रूर अपने इस चैनल से जुड़िएगा और लोगों को भी अपने इस चैनल से जोड़िएगा, जिससे कि है जो अपना ये चैनल धीरे धीरे है जो आगे बढ़ पाए। आगे है दुर्ग शिल्प। क्या है? दुर्ग शिल्प। राजस्थान का शायद ही कोई जनपद या अंचल ऐसा है जहाँ कोई छोटा बड़ा दुर्ग या गढ़ी न हो। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर गढ़ या जो किले हैं वो नहीं है। और दुर्ग निर्माण की परंपरा यहाँ बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। चुक्र नीति के अनुसार राज्य के 7 अंग माने गए हैं। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन बन सकता है कि चुक्र नीति के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं? 7 अंग माने गए, जिनमें दुर्ग भी एक प्रमुख है। क्या है? दुर्ग भी एक प्रमुख माना जाता है। और एक संपूर्ण देश में राजस्थान वह प्रदेश है जहाँ पर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बाद सर्वाधिक गढ़ और दुर्ग बने हुए हैं। यहाँ राजाओं व सामंतों ने अपने निवास, सुरक्षा सामग्री संग्रहण, आक्रमण के समय अपनी प्रजा का सुरक्षित रखने और पशुधन बचाने के लिए और संपत्ति को छिपाने के लिए दुर्ग है जो बनवाए थे। राजस्थान में दुर्गों के स्थापत्य के विकास का प्रथम उदाहरण कालीबंगा की खुदाई में मिलता है। कहाँ की खुदाई? कालीबंगा जो हनुमानगढ़ में है, वहाँ की खुदाई में है जो दुर्ग के अवशेष मिलते हैं। कालांतर में मौर्य, गुप्त तथा प्रवृत्ति युग में दुर्गों के निर्माण के निश्चित आधार दिखाई पड़ते हैं और इस समय दुर्ग निर्माण में मंदिरों तथा जलाशयों को प्रधानता दी जाने लगी। राजपूत काल में राजस्थान में बने दुर्गों में भाटियों का जो सोनारगढ़, अजयराज चौहान का गढ़भीटली, तारागढ़ अजमेर और कुंभा का मांडलगढ़ आदि है जो उल्लेखनीय माना जाता है। कौन सा? सोनारगढ़ जो अपना इधर जैसलमेर वाला, और अजयराज चौहान का गढ़भीटली जो तारागढ़ अजमेर वाला, और कुंभा का मांडलगढ़ आदि दुर्ग है जो उल्लेखनीय माने जाते हैं। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के पराजय के बाद दिल्ली में तुर्क अफगान शासक की है जो स्थापना हुई, जिसका प्रभाव राजस्थान की दुर्ग स्थापत्य पर भी पड़ा। 13वीं सदी के बाद दुर्ग बनाने की परंपरा में एक नया परिवर्तन दिखाई देता है। इस काल के दुर्ग निर्माण में सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया है। अब दुर्ग वहाँ बनाए जाने लगे जहाँ ऊंची ऊंची पहाड़ियों हो तथा जो ऊपर से सौरस हो। यहाँ खेती योग्य भूमि और सिंचाई के साधनों का समुचित प्रबंध किया गया है। इस समय प्राचीन काल में जो दुर्ग बने हुए थे तथा जो जीर्ण शीर्ण या खंडहर हो गए थे उनका पुनर्निर्माण भी किया गया, जैसे आबू में अचलगढ़ का दुर्ग। महाराणा कुंभा ने इसे नवीन दुर्ग में है जो परिवर्तित किया। कुंभा ने चित्तौड़ दुर्ग का भी आवश्यकता अनुसार पुनर्निर्माण करवाया था। जब मुगलों के साथ राजपूताना के शासकों के मधुर संबंध बने तो दुर्ग स्थापत्य में भी परिवर्तन आ गया। अब राजपूत शासक है जो पहाड़ियों से नीचे आकर समतल मैदान में नगर दुर्गों का निर्माण करने लगे, जैसे है जो बीकानेर, जयपुर, भरतपुर आदि स्थान माने जाते हैं, क्योंकि राजस्थान के राजपूत शासकों के लिए स्थिरता व शांति का काल माना जाता है। आगे है, क्या आप जानते हैं कि राजस्थान के 6 प्रमुख दुर्गों, कितने? राजस्थान के 6 प्रमुख दुर्ग हैं आमेर महल, गागरोन, कुंभलगढ़, जैसलमेर, रणथंभौर और चित्तौड़गढ़ को जून 2013 में है जो नोमपनेह में हुई वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक में है जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किए गए हैं। ये क्वेश्चन बना हुआ है मित्रों कि राजस्थान के कौन से दुर्ग है जो विश्व विरासत सूची में शामिल किए गए हैं, और ये 2013 में किए गए थे इसके वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल। प्राचीन ग्रंथों में दुर्गों की जिन प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख हुआ है वे राजस्थान के दुर्गों में प्राय देखने को मिलती हैं। सुदृढ़ प्राचीर, अभेद्य बुर्जें, किले के चारों तरफ गहरी खाई या फरिका, गुप्त प्रवेश द्वार तथा सुरंग, किले के भीतर सिलह खाना, जलाशय अथवा पानी के टांके, राजप्रासाद तथा सैनिकों के आवास गृह यहाँ के प्राय सभी दुर्गों में मिलते हैं। अब आता है दुर्गों के प्रकार। तो दुर्ग है जो बनावट या फिर रहन सहन या फिर आप कह सकते हैं उसकी विशेषताओं के आधार पर है जो दुर्गों को अलग अलग प्रकारों में है जो विभाजित किया गया है। अपने स्थिति, स्थापत्य व उपयोगिता के आधार पर दुर्गों को कई प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। दुर्गों के कुछ महत्वपूर्ण प्रकार निम्नलिखित हैं। कौन कौन से माने जाते हैं? औदक दुर्ग अर्थात जल दुर्ग, ऐसे दुर्ग को कहते हैं जो विशाल जल राशि से घिरा हुआ हो, जैसे गागरोन का जो दुर्ग है झालावाड़ में, वो एक जल दुर्ग की श्रेणी में आता है या औदक दुर्ग की श्रेणी में आता है। अगला है गिरि दुर्ग या पर्वत दुर्ग।
किसी ऊंचे पर्वत पर स्थित होता है ये, और राजस्थान के अधिकांश दुर्ग इसी श्रेणी में आते हैं, क्योंकि ये काफ़ी सारे दुर्ग है जो किसी पर्वत पर बने हुए हैं। अगला है मरुभूमि में बना हुआ दुर्ग है जो क्या कहलाता है, धारवन दुर्ग कहलाता है। जैसे जैसलमेर का जो सोनारगढ़ का दुर्ग है ये एक धारवन श्रेणी के अंतर्गत आता है। अगला है सघन बीहड़ वन में बना हुआ दुर्ग वन दुर्ग कहलाता है। जैसे सिवाना का दुर्ग जो अभी बालोतरा में है ये एक ऐसा दुर्ग माना जाता है जो एक वन दुर्ग की श्रेणी में आता है। एरण दुर्ग वे दुर्ग हैं जिनके मार्ग है जो खाई, कांटों और पत्थरों से दुर्गम हो। जैसे चित्तौड़ व जालोर के जो दुर्ग है वो एक एरण दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। अगला है पारीक दुर्ग, अर्थात जिसके चारों ओर बहुत बड़ी खाई हो। क्या है, जिसके चारों ओर है जो बहुत बड़ी खाई होती है, जिससे कि कोई शत्रु है वो अंदर नहीं आ सके, इसलिए इसके चारों ओर खाई होती थी, उसको है जो पारीक दुर्ग कहते थे। भारतपुर दुर्ग और बीकानेर का जो जूनागढ़ दुर्ग है वो है जो पारीक दुर्ग के अंतर्गत आते हैं। जिन दुर्गों के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारों का प्रकोटा हो वे पारिध दुर्ग कहलाते हैं। क्या, एक पारीख और एक पारिध। पारीख जो होती है वो तो खाई होती हैं, और पारिध जिसके चारों ओर दीवारों का प्रकोटा हो वो होता है पारिध। जैसे कि चित्तौड़ का और जैसलमेर का जो दुर्ग है वो एक पारिध दुर्ग की श्रेणी में आता है। सैन्य दुर्ग वह दुर्ग जिसमें युद्ध की व्यूह रचना में चतुर सैनिक रहते हो, वो होता है आपका सैनिक दुर्ग। और अगला है अपना सहायक दुर्ग। सहायक दुर्ग में क्या होता है, सूरवीर और एवं सदा अनुकूल रहने वाले बांधव लोग निवास करते हैं। क्या करते हैं, जो बड़े लोग होते हैं सूरवीर वो इस दुर्ग के अंतर्गत है जो निवास करते हैं। कुछ दुर्ग ऐसे भी हैं जिन्हें दो या अधिक दुर्गों के प्रकार में शामिल किया जा सकता है। जैसे चित्तौड़ के दुर्ग को गिरी दुर्ग और पारीख दुर्ग और एरण दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। कौन सा, जो चित्तौड़ वाला दुर्ग है इसको है जो गिरी दुर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। पारीख दुर्ग और एरण दुर्ग इसके अंतर्गत है जो इनकी ये श्रेणी मानी जाती है। इस दुर्ग की जो चित्तौड़ का किला है वो महत्वपूर्ण किला माना जाता है। दुर्गों के सभी प्रकारों में सैन्य दुर्गों को है जो श्रेष्ठ माना जाता है। चित्तौड़ दुर्ग सहित राजस्थान के कई दुर्गों को सैन्य दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। आगे है अपना राजस्थान के प्रमुख दुर्ग कौन कौन से हैं, तो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। गिरी दुर्गों में राजस्थान का गौरव चित्तौड़ का किला सबसे प्राचीन और प्रमुख माना जाता है। दिल्ली से मालवा और गुजरात जाने वाले मार्ग पर स्थित होने के कारण प्राचीन और मध्यकाल में इस किले का है जो विशेष सामरिक महत्व रहता है, क्योंकि ये दिल्ली और जो गुजरात के बीच में जो रास्ता है उस रास्ते पर ये चित्तौड़ का किला है जो पड़ता है। और मेवाड़ के इतिहास ग्रंथ वीर विनोद, कौन सा, वीर विनोद के अनुसार मौर्य राजा जो कि चित्रांगद ने यह किला बनवाकर है जो अपने नाम पर इसका नाम चित्रकूट रखा था। वीर विनोद के रचयिता कौन है, श्यामलदास, और उसी का परिवर्तित नाम है जो चित्तौड़ माना जाता है। और मेवाड़ में गुहिल राजवंश के संस्थापक बप्पा रावल ने अंतिम मौर्य शासक जो कि मान मौर्य को पराजित करके 8वीं शताब्दी के लगभग है जो चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। कब किया था, 8वीं शताब्दी में मान मौर्य को है जो पराजित करके जो मौर्य शासक था उसको पराजित करके बप्पा रावल ने इस पर है जो चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। और अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर अधिकार कर इसका नाम क्या रखा था, खिजराबाद रख दिया था। क्या रखा था, खिजराबाद, जब 1301 में रतन सिंह को इन्होंने पराजित किया था। यह दुर्ग एक पठार पर स्थित है जिसे मैसा का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं, मैसा का पठार कहते हैं। और यह किला सब किलों का सिरमौर समझा जाता है। क्या है, सभी किलों का सिरमौर माना जाता है। सभी किलों का ये सिरमौर माना जाता है। और चित्तौड़गढ़ के लिए ये उक्ति प्रचलित है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी है जो सब गढ़िया हैं। ये उक्ति प्रचलित है चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के बारे में कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़िया, यानी कि गढ़ तो एक चित्तौड़ ही है, बाकी सब है जो एक छोटे छोटे गढ़ माने जाते हैं, गढ़िया माने जाते हैं। चित्तौड़ के किले में इतिहास की 3 प्रसिद्ध साके हुए। कितने साके हुए थे चित्तौड़ के किले में, 3 साके हुए थे। पहला 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के समय, और दूसरा 1537 में गुजरात के शासक बहादुर शाह के समय, और तीसरा है जो 1567 में अकबर के समय है जो आक्रमण हुआ था। और रानी पद्मिनी के जौहर, वीर जयमल और राठौड़ पत्ता सिसोदिया के पराक्रम और बलिदान का साक्षी चित्तौड़ का किला इतिहास में अपना कोई स्थान नहीं रखता है। यानी कि है जो यहाँ पे रानी पद्मिनी का जौहर और वीर जो जयमल और पत्ता सिसोदिया इनका पराक्रम है जो महत्वपूर्ण माना जाता है। सुदृढ़ और घुमावदार प्राचीर, उन्नत और विशाल बुर्जें, 7 अभेद्य प्रवेश द्वार, किले पर पहुंचने का लंबा और टेढ़ा मेढ़ा सर्पिल मार्ग आदि सब विशेषताओं ने चित्तौड़गढ़ को एक विकट दुर्ग का रूप दे दिया है। और यहाँ के भवनों में
तुलजा माता का मंदिर, नवलखा भंडार, भामाशाह की हवेली, श्रृंगार सुंवरी प्रसाद, त्रिपोलिया दरवाजा, कुंभ श्याम मंदिर, सोमदेव मंदिर, कुंभा द्वारा निर्मित विजय स्तंभ, रानी पद्मिनी के महल, गोरा बादल के महल और चित्रांग मौरी तालाब तथा जैन कीर्ति स्तंभ है जो इसके उल्लेखनीय माने जाते हैं। यहाँ ये इतने सारे हैं जो इसमें महत्वपूर्ण है जो तथ्य छिपे हुए हैं, तो आप लोग इसको देख सकते हैं, एग्जाम में पूछने के लायक हैं ये। इतिहास में जो अपना कोई स्थानीय स्थान नहीं रखता है ये चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। सुदृढ़ और घुमावदार प्राचीर ये हमने देख लिया। इसमें बहुत सारे ये है जो स्थान माने जाते हैं जो प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल माने जाते हैं। आगे है कुंभलगढ़ दुर्ग जो कि राजसमंद में स्थित है। महाराणा कुंभा द्वारा स्थापत्य के प्राचीन भारतीय आदर्शों के अनुरूप बना कुंभलगढ़ गिरि दुर्ग का उदाहरण माना जाता है। क्या है ये? एक गिरि दुर्ग है। कैसा दुर्ग है? गिरि दुर्ग। अच्छा उदाहरण माना जाता है। और मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर शादड़ी गांव के समीप स्थित कुंभलगढ़ दुर्ग संकट काल में मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा है। जो मेवाड़ की राज परिवार है उसका संकट काल में है जो ये दुर्ग इंपॉर्टेंट माना जाता था। इस दुर्ग का प्रमुख शिल्पी है जो कौन था? मंडन था। कौन? मंडन। और कुंभलगढ़ दुर्ग 37 किलोमीटर लंबे प्रकोटे से घिरा हुआ है जो अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड में दर्ज है। क्या है? 37 किलोमीटर इसके चारों ओर है जो दीवार बनी हुई है जो एक महत्वपूर्ण दीवार मानी जाती है। पूरी विश्व के अंदर ये अपना स्थान रखता है। इसकी सुरक्षा दीवार इतनी चौड़ी है कि एक साथ 8 घुड़सवार, कितने? एक साथ 8 घुड़सवार है जो चल सकते हैं। इतनी चौड़ी दीवार है ये कि इसके ऊपर है जो 8 घोड़े है जो आराम से है जो चल सकते हैं। कर्नल टॉड ने कुंभलगढ़ की तुलना है जो सुदृढ़ प्राचीर बुर्जों कंगूरों के विचारों से अष्टुकन वास्तु से की है। किससे की है? अष्टुकन जो वास्तु है उससे इसकी तुलना की है इस दुर्ग की। दुर्ग के भीतर है जो झालीबाव बावड़ी। क्या है? ये इंपॉर्टेंट है मित्रों। दुर्ग के भीतर है जो झालीबाव बावड़ी, कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर, झाली रानी का मालिया, ये देखिए, और मामादेव का तालाब, उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज राठौड़ माने जाते हैं कि क्षत्रिय आदि अन्य प्रसिद्ध स्मारक बने हुए हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये इसने जो दिए हुए हैं ये तथ्य ये एग्जाम में पूछे हुए हैं। और यहीं उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ और राणा प्रताप का जन्म हुआ। और इसके ऊपरी शोर पर राणा कुंभा का निवास है जिसे कटारगढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? कटारगढ़ कहते हैं। और इस किले की ऊंचाई के बारे में अबुल फजल ने लिखा है कि यह इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। क्या होता है? जब नीचे से ऊपर देखते हैं ऊपरी सिरे को तब सिर की ऐसे पगड़ी है जो गिर जाती है, ऐसा अबुल फजल ने कहा था। इतनी बुलंदी पर बना हुआ ये दुर्ग है, इतना ऊंचा ये दुर्ग माना जाता है। अगला है रणथंभौर दुर्ग जो कि सवाई माधोपुर में है। इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में अजमेर के चौहान शासकों द्वारा करवाया गया था। एक मान्यता के अनुसार इसका निर्माण राजस्थान रणथानदेव चौहान ने किसने करवाया था? रणथानदेव चौहान ने करवाया। और रणथंभौर दुर्ग राणा हमीरदेव चौहान के साहस मुख्य गवाह है जो 1301 में अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध करते हुए अपने शरणागत धर्म के लिए बलिदान हुआ। और इस दुर्ग के स्थापत्य की विलक्षण बात यह है कि इसमें गिरि दुर्ग और वन दुर्ग दोनों की है जो विशेषताएं विद्यमान है। और रणथंभौर की सुदृढ़ नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अबुल फजल ने लिखा है कि ये दुर्ग बख्तरबंद है। क्या है? ये दुर्ग बख्तरबंद है, पूरा बंद है। ये दुर्ग परिसर में हमीर महल, रानी महल, हमीर की कचहरी, चौपारी महल, 32 खंभों की छतरी, जोगी महल, पीर सदरुद्दीन की दरगाह, गणेश मंदिर स्थित हैं। ये जो मित्रों ये लाइनें हैं ये इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन है वो एग्जाम में बनते हैं। हर एग्जाम के अंदर देखा जाए तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। अगला दुर्ग है शिवाणा दुर्ग। कौन सा? शिवाणा दुर्ग अभी बाड़मेर जो है ये बालोतरा में आ गया है। शिवाणा दुर्ग बालोतरा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत। और बाड़मेर के चप्पन के पहाड़ पर बालोतरा में चप्पन के पहाड़ पर स्थित शिवाणा दुर्ग का इतिहास प्रसिद्ध है। इसे अणखलो शिवाणु क्या कहते हैं? अणखलो शिवाणु दुर्ग भी कहते हैं। और इस दुर्ग की स्थापत्य 954 ईस्वी में परमार वंशी वीर नारायण ने की थी। और अलाउद्दीन खिलजी के काल में यह दुर्ग जालोर के राजा कान्हड़देव के भतीजे शीतल देव के अधिकार में था। किसके? कान्हड़देव के भतीजे जो थे शीतल देव उनके अधिकार में था। और अलाउद्दीन खिलजी ने 1310 के लगभग शिवाणा के किले पर आक्रमण किया जिसमें वीर शीतल देव वीरगति को प्राप्त हुए और दुर्ग पर है जो खिलजी का अधिकार हो गया। और यहाँ पर है जो इस दुर्ग का नाम क्या रखा था? बदलकर खैराबाद कर दिया था। क्या? खैराबाद। शिवाणा दुर्ग है जो संकट काल में मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली रहा है। किनके? जो मारवाड़ के जो राजाओं हैं उनकी शरण स्थली माना जाता है ये दुर्ग, शिवाणा का दुर्ग। और राव मालदेव ने गिरि सुमेल के युद्ध के बाद शेरशाह की सेना द्वारा पीछे किए जाने पर शिवाणा दुर्ग में आश्रय लिया था।
और चंद्रसेन ने शिवाना के दुर्ग को केंद्र बनाकर मुगलों के विरुद्ध है जो संघर्ष जारी रखा था। मालदेव यहाँ आकर के बच गए थे और चंद्रसेन भी यहाँ आकर के छिप गए थे और इसी किले से है जो इन्होंने मुगलों को जो अपने पीछे है जो बुलाने के लिए जो विवश किया था उनको। अगला है अपना तारागढ़ का किला बूंदी। गिरी दुर्ग का बेहतरीन उदाहरण बूंदी का तारागढ़ किला पर्वत की ऊंची चोटी पर स्थित होने के फलस्वरूप धरती से आकाश के तारे के समान दिखाई देता है। ये भी क्वेश्चन ऐसी की ऐसी लाइन है जो एग्जाम में पूछी जाती है। और शिवाना दुर्ग में आश्चर्य नाम से प्रसिद्ध है और इस किले का निर्माण है जो 14वीं शताब्दी में राव बर्श सिंह ने, कब 14वीं शताब्दी में राव बर्श सिंह ने मेवाड़, मालवा और गुजरात की ओर से संभावित आक्रमणों से बूंदी की रक्षा करने के लिए करवाया था। और वीर विनोद के अनुसार महाराणा क्षेत्र सिंह बूंदी विजय करने के प्रयास में है जो मारे गए थे और उनके पुत्र महाराणा लाखा काफ़ी प्रयत्नों के बावजूद भी बूंदी पर अधिकार न कर सके, तो उन्होंने मिट्टी का नकली दुर्ग बनवाकर उसे ध्वस्त कर अपनी प्रतिज्ञा है जो पूरी की थी, ऐसा माना जाता है। और लेकिन नकली दुर्ग की रक्षा के लिए है जो भी कुंभहाड़ा ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी नकली दुर्ग की रक्षा के लिए। तारागढ़ में बने राजमहल स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। बूंदी के राजमहलों की सबसे प्रमुख विशेषता ये है कि इनके भीतर अनेक दुर्लभ एवं जीवंत भित्ति चित्रों के रूप में कला का एक अनमोल खजाना विद्यमान है। और विशेषकर महाराव उमेद सिंह के शासनकाल में निर्मित चित्रशाला बूंदी चित्रशैली का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। क्या जो चित्रशाला है ये सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। 84 खंभों की छतरी, शिकार बुर्ज, फूल चागर, नवल चागर, सरोवर व गर्भ गुंजन तोप बूंदी दुर्ग के वैभव को प्रकट करते हैं। ये तोप पूछी जाती हैं। गर्भ गुंजन ये किस दुर्ग की तोप मानी जाती है, तो ये बूंदी की दुर्ग की तोप मानी जाती हैं। और एक जयबान तोप है जो जयगढ़ किले की है। किलकिला शंभुबाण ये मेहरानगढ़ की मानी जाती है। नाहरगढ़ का किला जो जयपुर में है। जयपुर में अरावली पर्वतमाला की पहाड़ी पर स्थित नाहरगढ़ के किले का निर्माण है जो स्वाई जय सिंह ने मराठा आक्रमणों से बचाव के लिए करवाया था। किनसे? मराठों के आक्रमण से बचने के लिए। और इस किले को सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं। ये क्वेश्चन बना हुआ है, सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है ये। और इसका नाहरगढ़ नाम है जो नाहर सिंह भूमिया के नाम पर पड़ा। ऐसी मान्यता है कि नाहरगढ़ के निर्माण के समय झुंझार नाहर सिंह ने किले के निर्माण में विघ्न उपस्थित किया। तब तांत्रिक रत्नाकर पौंडरिक ने नाहर सिंह बाबा को अन्यत्र जाने के लिए राजी कर लिया और उनका स्थान आंबागढ़ के निकट एक चौबुर्सी गड्ढी में स्थापित कर दिया और जहां वे आज भी लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। नाहरगढ़ में सवाई माधो सिंह ने अपनी 9 पासवानों के लिए एक है जो 9 महलों का निर्माण करवाया था। किन्होंने करवाया था? माधो सिंह ने अपनी पासवानों के लिए, दासियों के लिए जो ये 9 महलों का निर्माण करवाया था। अगला दुर्ग है अपना तारागढ़ दुर्ग जो अजमेर में है। तारागढ़ एक अपने बूंदी में पड़ा और एक ये है जो अजमेर वाला दुर्ग। अजमेर जिला मुख्यालय पर स्थित अरावली की पहाड़ियों पर तारागढ़ दुर्ग अब खंडित दशा में है। इसे गढ़ बीटली तथा अजय मेरू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गढ़ बीटली और अजय मेरू के नाम से पुकारा जाता है इसको। और शाहजहां के शासनकाल में विठल दास गौड़ यहाँ का दुर्गाध्यक्ष था और संभव है कि उस पराक्रमी योद्धा के नाम पर है जो इस किले का नाम गढ़ बीटली पड़ा हो। कर्नल टॉड के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण है जो चौहान शासक अजय पाल ने करवाया था। किन्होंने? अजय पाल। और तारागढ़ की प्राचीर में 14 विशाल बुर्जें हैं। कितनी? 14 विशाल बुर्जें हैं जिनमें घूंघट, गुगड़ी तथा फूटी बुर्ज, बांद्रा बुर्ज, इमली बुर्ज, खिड़की बुर्ज और फतेह बुर्ज प्रमुख हैं। तारागढ़ दुर्ग को सन 1832 में भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ने देखा था तो उनके मुंह से निकल पड़ा, ओह दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। क्या? कि यह दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर माना जाता है। ऐसा किन्होंने कहा था? जनरल विलियम्स ने ऐसा कहा था भारत के गवर्नर से 1832 में। उन्होंने ऐसा इस दुर्ग के बारे में कहा था। तो ये था अपना मित्रों वीडियो। आगे का पार्ट हम अगले वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। अगले जो दुर्ग हैं उनको हम अगले वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। फिर और भी काफ़ी सारे दुर्ग हैं लेकिन वीडियो है जो बड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। फिर लंबे वीडियो को देखने में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होती है, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। तो ये था अपना वीडियो जो कि स्थापत्य कला के बारे में, और आगे भी हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत है जो और जो इसका बसा हुआ पार्ट है वो अगले वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। आपको इसी प्रकार से है जो अपने इस चैनल पर कंटेंट उपलब्ध होता रहता है। तो मिलते हैं मित्रों एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।